हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि प्रेपोजिशन होता क्या है। मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो में जाकर जरूर देखिए कि प्रेपोजिशन होता क्या है। अगर आपको प्रेपोजिशन का डेफिनेशन नहीं पता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, तो इस टॉपिक को देखकर आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं जो भी आज टॉपिक लेके आया हूँ, अगर इस वीडियो को समझना है तो पहले आपको प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रेपोजिशन कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन। कि पोजीशन क्या है एक्चुअल में। कहीं लोगों क्या करते हैं कि प्रेपोजिशन का पोजीशन हर जगह यूज कर देते हैं। इसका भी एक रूल होता है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन। लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है पोजीशन क्या होता है प्रेपोजिशन का, ठीक है। प्रेपोजिशन कैसा यूज करते हैं, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर देखिए 1, आफ्टर प्रेपोजिशन लिखेंगे यहाँ पर। आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज। यानी कि क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोलते हैं कि आफ्टर प्रेपोजिशन यानी कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना ही हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या है इसका स्ट्रक्चर देखिए। अगर आपके पास कोई भी प्रेपोजिशन है अगर आपके पास कोई भी प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जो है सब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद जो है सब्जेक्ट वो कभी नहीं आएगा। इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कई लोग क्या करते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में कभी भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि प्रेपोजिशन होता क्या है, ये कभी नहीं पूछेगा। एग्जाम में आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने किया इसमें देखिए, इसका जो कॉमन एरर है हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमन एरर जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा और ना ही सब्जेक्टिव केस, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद हमने सब्जेक्ट को यूज नहीं करना है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन करता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, और प्रेपोजिशन के बाद इन सब का यूज नहीं किया जाएगा। करना पड़ेगा तो हमें ऑब्जेक्टिव केस को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे नंबर 1 दिए हैं, Sita has complained against Ram and I. Number 2, Sita has complained against Ram and मी। ये आपको कॉमन एरर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाता है। तो एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं आएगा। मैं आपको कितना बोल रहा हूँ कि एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। ना ही आपका नाउन का डेफिनेशन पूछेगा, ना प्रोनाउन का, ना एडवर्ब, ना एडजेक्टिव, आर्टिकल, किसी का कोई डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में आता है तो आपको कॉमन एरर आता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश को समझना है तो उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसकी जड़ को समझिए, अदरवाइज आपको इंग्लिश करने का कोई फायदा नहीं होगा। समझ लो ना, डेफिनेशन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आपने किसी से बात करना है, इंग्लिश में स्पीकिंग करना है, तो क्या वहाँ पे डेफिनेशन सुनाओगे? नहीं ना। आपको कौन से पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैंने प्रेपोजिशन यूज करना है, कहाँ पे मैंने आर्टिकल यूज करना है और कहाँ पे मैंने नाउन यूज करना है। तो इस तरह से हमें स्पीकिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि कॉमन एरर में कौन सा हमारा आंसर सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने कहा था कि आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज, यानी कि सब्जेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि राम और आई तो हमारा सब्जेक्ट है, तो यानी कि फर्स्ट वाला हमारा गलत होगा। अब सेकेंड वाला क्या है, सीता हैज कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड मी, तो ये हमारा सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे राम है तो सब्जेक्ट है और आई भी हमारा सब्जेक्ट है, तो ये गलत हो गया। सेकंड में जो राम है और इसमें आई का ऑब्जेक्ट तो बन गया मी, तो ये कैसा सही हो गया। तो राम का भी तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था ना। तो आपको मैं एक बात क्लियर करा देता हूँ कि राम का ऑब्जेक्ट, कहीं लोग क्या समझते हैं कि राम का ऑब्जेक्ट ही लगा देते हैं या कहीं राम का ऑब्जेक्ट हिज लगा देते हैं।
है ना, और रानी आ गया तो शहर लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि राम हमारा क्या होगा। देखिए अगर आपने प्रोनाउन अगर आपने किया है तो प्रोनाउन में मैंने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आपका सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट बनता है मी, यू का ऑब्जेक्ट बनता है यू, और वी का बनता है अस, जे का बनता है देम, ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर। और अगर आपका राम आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट में राम आ गया तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, राम ही बनेगा या सीता बनेगा। इसका ऑब्जेक्ट जो है ना हमेशा राम ही रहेगा। यानी कि जो किसी का नाम आता है तो उसका सब्जेक्ट भी वही रहता है और ऑब्जेक्ट भी वही रहता है, तो इसीलिए हमारा सेकंड वाला आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आपको इस तरह से आंसर का पता चल जाना चाहिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो क्लियर हो गया। तो राम का ऑब्जेक्ट राम ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि राम तो ही है तो इसका हीज आना चाहिए, वो गलत है। तो ही का तो ऑलरेडी हिम है, या हीज या हिम जो भी लगा लो, वैसे हिम लगाएंगे। अगर राम का लगता है कि आपको हिम आएगा तो वो गलत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राम का ऑब्जेक्ट राम ही लगाना पड़ेगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा आजीवन, सब्जेक्ट का कभी यूज नहीं किया जाएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, आपको समझ आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कॉपी पेन लेकर बैठना है, ऐसा नहीं बैठना है। आपने सुनना नहीं है, यहाँ पे कोई आपको गाना नहीं सुनाया जाएगा, गाना कोई सुनाया नहीं जा रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। तो कॉपी पेन लेके इसको साथ के साथ नोट करना है। अगर आप याद करने का सोचते हो कि हाँ मुझे याद हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक दिन 2 दिन या महीना याद होगा, उसके बाद फिर आपके दिमाग से गुल हो जाएगा। तो आपको साथ के साथ नोट करना है। ठीक है, तो इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट करते हैं कि पोजिशन क्या है सेकेंड कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ओके, आई होप कि आपने नोट कर दिया है। तो हम सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब देखिए हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट बोलता है आफ्टर प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन gerund is यूज, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, जिरंड यूज करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिरंड है क्या चीज़ है। जिरंड हम उसी को कहते हैं जिसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। किसके साथ, V1 के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, उसी को हम जिरंड कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसा, जैसे हमारे पास है प्रेपोजिशन। अगर आपको कोई भी प्रेपोजिशन आप यूज करते हैं तो इसके बाद V1 आएगा, ना तो V2 आएगा, ना V3, ना ही V5। इन सब का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा, बट 99% लोग इसे यूज़ कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो इंग्लिश को समझना है तो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपका इंग्लिश बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद हम जिरंड यूज़ करेंगे। जिरंड का मतलब होता है V4, जिसे हम बोलते हैं V1 के साथ अगर आप ING लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है। यानी कि ING फॉर्म को हम जिरंड कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा मेक मी कॉल आफ्टर रीचिंग होम। ठीक है, यानी कि मेक मी कॉल आफ्टर रीचिंग होम, यानी कि ये जो आफ्टर है ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद कभी भी रीच नहीं आएगा, यानी कि आप प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कभी भी क्या होगा, रीच नहीं आएगा। यहाँ पे रीचिंग करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं, कई लोग बोलते भी हैं मेक मी कॉल आफ्टर रीच होम, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तो ना तो V1 होगा ना V2 होगा, कहीं लोग कहते हैं रीच्ड होम, या फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे रीच, या फिर V5 लगाएंगे रीचेस, तो वहाँ पे रीचेस नहीं आएगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रीचिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट बोलता है कि आफ्टर प्रेपोजिशन जिरंड इज यूज, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद हमें जिरंड का यूज करना पड़ेगा। और जिरंड जो होता है V1 के साथ जिसमें ING फॉर्म होता है, उसी को हम जिरंड कहते हैं। ठीक है ना। अब कोई भी हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा और एग्जांपल लिखा, मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा मेक मी कॉल आफ्टर ईटिंग फूड। इसका मतलब ये है कि पहले वाले का मतलब कि मुझे घर पहुँच के बाद को आपने कॉल करना, सेकंड बोला कि मुझे खाना खाने के बाद कॉल करना। तो आफ्टर क्या हो गया, हमारा प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जिरंड वर्ड का यूज किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड आपको क्लियर हो गया। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए, इसे मिटा देता हूँ।
थर्ड कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रेपोजिशन का जो पोजीशन होता है वो सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में भी यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस के बीच में भी यूज़ किया जाता है, और किसी के सेंटेंस के एंड में भी यूज़ किया जाता है। यानी कि जो प्रेपोजिशन का जो यूज़ होता है, प्रेपोजिशन का जो पोजीशन होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज़ किया जाता है, सेंटेंस के मिडल में भी यूज़ किया जाता है, और सेंटेंस के एंड में भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसे एग्जाम्पल देखिए, थर्ड कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर थर्ड कॉन्सेप्ट का। जैसे मैंने कहा ऑन reaching home he wrote me a letter, यानी कि घर पर पहुंचने के बाद उसने मुझे एक पत्र लिखा, ठीक है ना। घर पर पहुंचने के बाद उसने मुझे एक पत्र लिखा, तो यानी कि प्रेपोजिशन का जो पोजीशन है वो स्टार्टिंग में आ गया। पहला एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल बोलता है कि प्रेपोजिशन का जो यूज़ है किसी भी सेंटेंस के बीच में भी किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिखा मैंने शी सेट ऑन द चेयर, वो यानी कि कुर्सी में बैठी थी, तो इसमें ऑन जो हो गया हमारा प्रेपोजिशन हो गया। समझ आ रही है बात को, यानी कि ऑन हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया है। और उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल बोलता है कि प्रेपोजिशन जो है किसी भी सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। ये तो हमारा हो गया प्रेपोजिशन जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, और सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है, और थर्ड बोलता है कि सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने किया, जैसे लिखा मैंने, हाँ यहाँ पे व्हाट आर यू लुकिंग एट। लुकिंग एट का मतलब यहाँ पे एट क्या आ गया, हमारा प्रेपोजिशन है। तो लुकिंग एट हमारा एक फ्रेजेस बन जाता है जिसका मतलब होता है छानबीन करना या फिर कुछ ढूंढना, ठीक है ना, छानबीन करना। जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप तुम क्या देख रहे हो या फिर क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, छानबीन करना। तो यानी कि थर्ड कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रेपोजिशन जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है, और सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। तो ये था तीन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए कि प्रेपोजिशन के तीन कॉन्सेप्ट होता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। और सेकंड कॉन्सेप्ट बोलता है कि आफ्टर प्रेपोजिशन जिरंड इज यूज, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद जिरंड का यूज किया जाता है, ना ही V1 V2 V3 या V5 का यूज कभी भी नहीं करेंगे। और थर्ड कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रेपोजिशन का जो पोजीशन होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी होता है, मिडिल में भी होता है, और सेंटेंस के एंड में भी होता है। तो ये था हमारा प्रेपोजिशन के कुछ पोजीशन थे। अब हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशन का यूज होता कैसे है। प्रेपोजिशन का यूज़ करना आपको आना चाहिए कि प्रेपोजिशन, जैसे हमने ऑन लिखा दिया तो ऑन का एक्चुअल यूज़ कैसे करेंगे, ओवर लिख दिया, एबव लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। तो पहले मैं इसे इरेज कर दूं, ओके। अब हम करते हैं यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन के यूजेस कैसे होते हैं। अब देखिए प्रेपोजिशन को यूज कैसे करते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्रेपोजिशन का यूज इसको बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। इसका यूज़ कैसे करना उन्हें कुछ पता नहीं लगता है कि जहाँ दिल करे वहाँ पे ऑन लगाते हैं, जहाँ दिल करे इन लगा देते हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेपोजिशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे पास, यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। तो अब हम बात करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑन, एबव एंड ओवर। इन सब का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। जैसे एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है, ऑन, एबव एंड ओवर, ये हमारा तीनों है। इन सब का मीनिंग क्या होता है, ऊपर होता है। अब लोगों को ये पता नहीं होता कि ऑन यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ठीक है, एबव को यूज़ कैसे करना है, और ओवर को यूज़ कैसे करना है। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है ना, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ऑन का यूज़ कैसे करना है, एबव का यूज़ कैसे करना है। जब तक आपको यूज़ करना नहीं आएगा तो आप इंग्लिश कैसे बोलोगे, आप इंग्लिश कैसे लिखोगे, ना तो आपको लिखना आएगा ना आपको बोलना आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका गलत है तो आपका इंग्लिश भी 100% एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, ठीक है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका इंग्लिश बहुत ही बढ़िया होगा। तो इसके यूजेस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा कि यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन के, इसका यूज़ हमने करना कैसा है। ओके गाइस, तब तक आपने इस वीडियो को देखना है। प्रेपोजिशन के मैंने आपको बता दिया कि पोजिशन को बता दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा कि प्रेपोजिशन का यूजेस करने कैसे हैं, यानी कि ऑन का यूज़ कैसे करना है, एबव को यूज़ कैसे करना है, और ओवर का यूज़ हमने करना कैसा है। तो वो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। और गर्मी बहुत हो चुकी है तो अपना ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए और अपने घर के बाहर किसी भी बर्तन में पानी रख लीजिए, जो कि हमारे बर्ड्स वगैरह जो भी एनिमल्स आते हैं तो उनको पानी पीना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वेदर जो है बहुत ही गर्म हो चुका है। ओके गाइस, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।